वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है। नीट 30 डेज क्रैश कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे डे 21, जिसमें हम क्या देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। तो आज हम पार्ट 1 देखेंगे, मतलब आज हम कवर करेंगे हमारे एटॉमिक मॉडल्स तक, बोहर मॉडल ऑफ एटम तक आज हम कवर करने जा रहे हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आप सभी को अपनी नोटबुक्स और पेन के साथ रेडी रहना है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज लगे जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ उस पर स्पेशली ध्यान देना है, वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। फिर भी मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस दिखाऊंगा एग्जाम की कि किस तरीके के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं एग्जाम में। ओके एवरीवन, आई होप आप समझ गए होंगे। यस, तो चलिए बिगिन करते हैं हमारी आज की क्लास। स्ट्रक्चर ऑफ एटम सिंपल चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो सारी चीजों पे ध्यान देना है। आप लोअर ग्रेड्स में भी इसको पढ़ते हुए आते हैं, आप लोअर ग्रेड्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स इसके कवर करते हैं। आज हम उनको इलेबोरेट वे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है एटम क्या है, पहले तो ये बोला गया था डाल्टन्स ने कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, अनडिवाइडेबल है, इनडिविजिबल है। बट ऐसा नहीं था, आगे बहुत सारी डिस्कवरी हुई, बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स आए जहां पर हमने एटम का स्ट्रक्चर समझा। तो वो नहीं सारी चीजों को हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। उसके अलावा एटम क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, मास नंबर क्या है, सारी चीजें देखेंगे। एटॉमिक मॉडल्स को समझेंगे, मेनली हम आज की क्लास में एटॉमिक मॉडल्स समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके एवरीवन, सबसे पहले देख सकते हैं आप डिस्क्लेमर, द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. तो पहले हम देख लेते हैं एग्जाम एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस क्या रही नीट की 2018 से 2024 में। इस चैप्टर से लगभग 8 क्वेश्चन आए, मतलब आप कह सकते हैं एक क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा ही गया है। वेटेज इसके अराउंड 2.41% है। आप देख सकते हैं ईयर 2024 में बोहर मॉडल और क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आया। कॉन्सेप्ट जो यूज किया गया वो यूज किया गया एनर्जी ऑफ एन स्टेट, EN वाला जो फॉर्मूला। तो क्वेश्चंस यहीं से आने हैं, मैं आपको बार बार दिखाऊंगा क्वेश्चंस को जब हम DPP और PYQs को भी अटेम्प्ट करेंगे। साथ में जब हम थ्योरी अटेम्प्ट करेंगे, थ्योरी को समझेंगे, थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे, तो वहां पर हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ से किस ईयर में पूछा गया है। तो वहां पर मैं ईयर वाइज भी आपको रिलेवेंसी देता हूँ। लाइव डाउट सेशन की लिंक आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में। अगर आपको कोई भी डाउट है, लाइक जो चैप्टर्स हमारे कवर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी लास्ट चैप्टर्स के बारे में, तो आप यहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। एनर्जी ऑफ nth स्टेट और सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स, 2 क्वेश्चन आए, एवरेज और इजी थे। 2023 में क्वेश्चन आया डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेनली इनके बारे में। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से और टुवार्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जब हम चलते हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स और ऑर्बिटल एनर्जी से क्वेश्चन आए, 2 थे, इजी थे दोनों। फिर क्वेश्चन 2022 में बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। देखो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं एटॉमिक मॉडल से, बोहर मॉडल से, राइट। बोहर ऑर्बिट से क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन था, एवरेज था। 2021-20 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। 19 में क्वेश्चन आया बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम टुवार्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जब हम चलेंगे तो कुछ थ्योरीज आएंगे, उनको हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से और ऑर्बिटल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी से। 2 क्वेश्चन आए आपके, इजी और एवरेज। 2018 में बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से क्वेश्चन आया, टॉपिक और कॉन्सेप्ट दोनों सेम है, एक क्वेश्चन आया था, इजी था। तो आपको एनालिसिस देख के ये तो समझ में आ गया होगा, हाँ क्वेश्चंस इससे जो पूछे जा रहे हैं वो किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। बट अब हम समझते हुए भी इन चीजों को समझ लेंगे। तो पहले आता है इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं जॉन डाल्टन ने लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ आप कह सकते हैं कांस्टेंट कॉम्पोजिशंस या लॉ ऑफ केमिकल जो है हमारे केमिकल कॉम्बिनेशंस का यूज करते हुए अपनी एक थ्योरी बताई जिसको नाम दिया गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और कहा एटम के लिए एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर को जब आप डिवाइड करते रहेंगे तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, एटम। Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of conservation of mass, law of constant composition, law of multiple proportion। जो हमारे law of chemical combinations हैं उनको ही अच्छे से explain कर पाया। बट एटम एग्जैक्टली
इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, एटम को डिवाइड किया जा सकता है, वो हम सारी चीजें हमने देखी, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लोर किया इस चैप्टर के थ्रू, राइट। तो इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, इट वाज नोन दैट लाइक ग्लास और इबोनाइट व्हेन रब्ड विद सिल्क और फर गेट इलेक्ट्रिकल चार्ज। अगर मैं इबोनाइट की रोड ली या ग्लास की रोड ली, जब उसको सिल्क या फर के साथ रब किया गया तो चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं, चार्ज डेवलप हो रहे हैं। चार्ज डेवलप होने का मतलब है कि एटम तो सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, चार्ज डेवलप हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये भी किस चीज से बना हुआ है। एटम इज मेड अप ऑफ सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनको क्या नाम दिया गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अब हम समझेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नियरली 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, बट मेनली जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। तो फराडे ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, फराडे ने एक्सपेरिमेंट किए। कौन फराडे की जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब थी, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट हुआ। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज के थ्रू हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लगा। एक एक्सपेरिमेंट हुआ एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू हमें प्रोटॉन के बारे में पता लगा। और इसी तरीके से हमें न्यूट्रॉन के बारे में पता लगा। न्यूट्रॉन के बारे में एक रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस आती है, रेडियो एक्टिविटी। अब समझते हैं इन चीजों को ध्यान से। फराडे ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को स्टडी किया इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स, जिनको नाम दिया गया कैथोड रे ट्यूब या कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, CRT। ये कैथोड रे ट्यूब है जो सिलेंड्रिकल टाइप की है। इसमें एक टू वैक्यूम पंप, यहाँ पर एक इस टाइप का होल दिया गया है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया जिसको कैथोड का नाम दिया गया, और इधर एक इलेक्ट्रोड लगाया जिसको एनोड का नाम दिया गया। बैटरी से कनेक्ट किया गया, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, कैथोड बोल दिया गया, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसको एनोड बोल दिया गया। हाई वोल्टेज की बैटरी यूज करी गई, नियरली 10,000 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर यूज करी जाती है। तो दिस वन इज ए कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो देखा क्या गया, इसके अंदर गैस रखी गई, और गैस थी इसके अंदर। तो हुआ क्या, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करी, पहले तो कुछ भी अपीयरेंस नहीं आ रही थी किसी भी कलर की, या कोई भी हमें अपीयरेंस नहीं दिख रहा था, कोई भी चेंजेस इस ट्यूब के अंदर हमें नहीं दिख रहे थे। प्रेशर को रिड्यूस किया गया, फिर प्रेशर को क्या किया गया, रिड्यूस, और वोल्टेज को अप्लाई किया गया। तो क्या देखा गया, प्रेशर को रिड्यूस करने पर और वोल्टेज को अप्लाई करने पर यहाँ पर हमें कुछ रेज ट्रेवल करती हुई दिखी, कुछ रेज ट्रेवल करती हुई दिखी। फाइनली जब प्रेशर को रिड्यूस करके और वोल्टेज को अप्लाई किया गया, फिर वहां से मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और वहां से डिस्कवरी हुई हमारी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन्स की। तो मैं कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट को डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ से क्या हुआ, जब ये जो रेज यहाँ से जो देखी फ्लोरोसेंस, यहाँ पर जिंक सल्फाइड की, यहाँ पर क्या कर दी, कोटिंग कर दी। कोटिंग कर दी, तो जब रेज इधर से इधर आ रही थी, तो इस कोटिंग पर स्ट्राइक होने के बाद वहां पर चमक आ रही थी, शाइनिंग आ रही थी, फ्लोरोसेंस हो रहा था। ये फ्लोरोसेंस मटेरियल है, ZnS बोल देते हैं, जिंक सल्फाइड। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इससे टकराएगा तो वहां पे शाइनिंग आएगी स्ट्राइक करने पर, तो वो हो रहा था। सेम आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, सेम आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया। इस तरीके से मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए किसी भी शेप का एक ऑब्जेक्ट रखा गया इस टाइप से। जब ये रेज ट्रेवल कर रही थी तो उस ऑब्जेक्ट की हमें शेडो दिखने लगी। शेडो दिख रही है तो हम क्या कह रहे हैं, ये मेटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इधर और इधर, मान लीजिए यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो हमने क्या देखा, ये पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो रही है। पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो रही है तो मतलब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो यहाँ इन रेज में ट्रेवल कर रहे हैं। जो ये रेज ट्रेवल कर रही है, ये किससे बनी हुई है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। और उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो प्रेशर, अराउंड 0.001 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा गया था, और हाई वोल्टेज जो मैंने बताई नियरली 10,000 वोल्टेज। हाई वोल्टेज पे क्या होता है, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। नेगेटिव एंड को बोला गया कैथोड, और पॉजिटिव को क्या बोला गया, एनोड। एंड दे वर कॉल्ड, उन जो करंट जो फ्लो कर रहा है किसके थ्रू,
स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू, उन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स से जो बन रही हैं उनको बोला गया कैथोड रेज, और उन पार्टिकल्स को बोल दिया गया कैथोड रे पार्टिकल, क्योंकि वो कहाँ से ओरिजिन हो रही थी, वो ओरिजिन हो रही थी कैथोड टर्मिनल से या कैथोड इलेक्ट्रोड से। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, ये रेज ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, बट जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके दिखाई दी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ डेविएट हो गई, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी ये क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती हैं। तो यहाँ से ये पता लगता है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिन्हें नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जे थॉमसन ने। नोट डाउन कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, जे थॉमसन ने। और ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे जब विलियम्स क्रूक्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने हेल्प की थी। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन द मेटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ये चीज ध्यान रखना। डेविएट मतलब मुड़ना, डेविएट का मतलब मुड़ना, सीधे चल रहे हैं और इधर मुड़ गए, ये डेविएशन हो गया। अपने पाथ से जाना ऐसे चाहिए था, ये इधर मुड़ गया, इसको बोलते हैं डेविएट होना। एंड द नेचर ऑफ द गैस, तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप कोई भी गैस इसके अंदर ले लीजिए, हर बार जो पार्टिकल्स आएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक जो कैथोड रेज की हैं वो डिपेंड किस पे नहीं कर रहा है, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल इन इलेक्ट्रोड्स का कोई भी मटेरियल ले लीजिए, एंड द नेचर ऑफ द गैस, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब के अंदर। उसी तरीके से हुआ था एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। एनोड रेज में क्या हुआ था, जो ट्यूब थी उसमें एक कैथोड था एक एनोड था, वहां पर एक परफोरेटेड कैथोड यूज हुआ और एनोड की तरफ से पार्टिकल्स आ रहे थे। तो क्या देखा गया, जब गैस आयनाइज हो गई तो वहां पर क्या बनने लगे, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला गया, प्रोटॉन्स बोला गया था। क्या बोला गया था, प्रोटॉन्स। तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुए थे। अच्छा, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने। किसने, गोल्डस्टीन ने, ध्यान रखना है। अब समझिए जे थॉमसन ने क्या मेजर किया, जे थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब E टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट्स किए और वहां से पता लगाया E/ME रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स greater the magnitude of the charge on the particle, greater is the interaction with the electric और magnetic field। भाई जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी किससे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी और उतनी ज्यादा डेविएशन होगी। तो मास ऑफ द पार्टिकल, जितना पार्टिकल लाइटर रहेगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। अब समझिए, चार्ज के तो क्या हो गया, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन वही डिफ्लेक्ट होना, चार्ज के डिफ्लेक्शन क्या हो गया, डायरेक्टली, और मास की डिफ्लेक्शन क्या हो गया, इनवर्सली। जितना ज्यादा मास उतना कम डिफ्लेक्शन, मतलब जितना हैवियर पार्टिकल रहेगा उतनी कम डिफ्लेक्शन होगी, और जितना लाइटर पार्टिकल रहेगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। नेक्स्ट क्या कहता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस। अगर हम उस स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो थॉमसन ने क्या डिटरमाइन किया, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, थॉमसन ने क्या डिटरमाइन किया, E/ME रेशियो, वो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। आप इसको बोल सकते हो नियर अबाउट 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। ध्यान रखना, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। ME आपको पता है क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम, और E है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कूलाम, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कूलाम। जो चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन पर वो क्या पाया गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मिला -1.6, माइनस क्योंकि नेगेटिव है ये, इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसकी द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, उसकी वैल्यू है एग्जैक्टली अगर बोलूं तो -1.60217 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम।
मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जब इस ई बाय एम ई के रेशियो से डिटरमाइन किया गया तो हमें क्या मिला बाय कंबाइनिंग दीज रिजल्ट्स। तो मास कैसे निकलेगा, चार्ज को डिवाइड कर दो ई बाय एम ई से ई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एम ई बाय एम ई की वैल्यू कितनी है -1.6। माइनस तो एक उसका साइन बता रहा है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड के टाइम पे हम उसको नहीं लेते हैं, तो वैल्यूज रखेंगे 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू हो गई, और 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ये हमारे ई बाय एम ई की वैल्यू हो गई। जब हमने ये सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आ जाती है 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये हमारा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप शॉर्ट में लिख सकते हो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो आप इसको ग्राम में भी लिख सकते हो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का मास हो या इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, ये जो है 10⁻⁻19 ये भी नेगेटिव है, और जो आपका क्या आया है मास वो भी नेगेटिव में, बट चार्ज बाय मास रेशियो किस वैल्यू में है, पॉजिटिव पावर में। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो होता है कैरिड आउट इन मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब, जिससे हमें क्या मिली, कैनाल रेज, जो मैंने आपको बताया था एनोड रेज। क्या बताया, कैनाल रेज को क्या बोल दिया जाता है, एनोड रेज। ये इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो ट्रेवल कर रहे हैं वो कैनाल की तरह ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब कैनाल रेज कैरिंग दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अनलाइक कैथोड रेज, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ गैस पे, ये ध्यान रखना, क्योंकि गैस आयनाइज होती है, गैस आयनाइज होने पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं। जो परफोरेटेड कैथोड है, जो उसका यूज है, उसका क्या यूज है, वो अलाउ करेगा ओनली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। और क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एनोड से जो रेज निकल रही हैं, या मैं कहूं एनोड की वजह से आ रही है, तो उसको हम क्या कह देंगे, एनोड रेज या कैनाल रेज। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप गैस चेंज करते हो तो इनका मास चेंज होगा, कैथोड रेज की तरह नहीं कि अगर गैस चेंज कर भी रहे हैं तो नेचर ऑफ गैस पे वो इंडिपेंडेंट है। ये मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे जो कैथोड रे ट्यूब में प्रेजेंट है। These are simply the positively charged gaseous ions। आ गया ना वही वर्ड, ये क्या है, सिंपली पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस। अच्छा, जो इनका चार्ज बाय मास रेशियो रहेगा, मतलब ई चार्ज एम मास ऑफ द पार्टिकल्स, वो डिपेंड करेगा गैस पर फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, वही उसके अपोजिट रहेगा इलेक्ट्रॉन के। उसमें क्या हो रहा था, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ गए थे, और ये किसके हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहेंगे तो ये नेगेटिव की तरफ जाएंगे। मतलब बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल्स क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए ऑब्जर्व किया था उससे अलग। स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जो ऑब्टेन किया जाएगा वो हमारा हाइड्रोजन से ऑब्टेन किया जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, आपको क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ से ध्यान से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पार्टिकल है जो पॉजिटिव आयन है, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, प्रोटॉन कितने हैं 1, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, अगर 1h1 की बात करूं तो 0। ठीक है, ये बताऊंगा मैं किस तरीके से कैलकुलेशन करनी होती है, वैसे आप सभी को पता भी होगा बिकॉज यू आर अटेंडिंग द क्रैश कोर्स। बट डोंट वरी, अगर कोई कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो हम उसे रिकॉल कर लेंगे। तो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम हाइड्रोजन से, उसे हम कहेंगे प्रोटॉन। तो प्रोटॉन एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने अंदर से निकाल दिया, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गए 0, प्रोटॉन रह गए कितने 1 और न्यूट्रॉन रह गए 0। अब इसको प्रोटॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है। तो H पॉजिटिव आयन के अंदर ओनली प्रोटॉन है, तो द स्मॉलेस्ट भी है ये और लाइटेस्ट भी है। तो ये किससे ऑब्टेन होता है, हाइड्रोजन से, और उसे हम क्या कहते थे, प्रोटॉन। तो जब भी प्रोटॉन वर्ड आए
तो आप वहां समझेंगे H पॉजिटिव। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने। कब? 1932 में। कैसे? बाय बॉम्बार्डिंग ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। हीलियम के क्या होते हैं? न्यूक्लियाई। जब हमने बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग करी गई, बेरिलियम प्लस अल्फा पार्टिकल से क्या करी गई? इसकी बॉम्बार्डिंग 2। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर HeLiBe 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और इसका मास नंबर 9। तो हमें क्या मिला? हमें मिला यहाँ से बेरिलियम से क्या आ गया? कार्बन 6 और 12 प्लस यहाँ से क्या निकल गया? न्यूट्रॉन, जिसपे कोई चार्ज नहीं था और मास 1 था। आप देखिए ओवरऑल देखिए 9 और 4 क्या हो गए? 13 और 4 और 2 क्या हो गए? 6। 12 और 1 क्या हो गए? 13 और 6 + 0 6। बिल्कुल ठीक है, इक्वल है। तो इस तरीके से आप चीज को समझ सकते हैं। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, हैवी पार्टिकल्स हैं। रदरफोर्ड ने यूज किया था इनको। मैं बताऊंगा कैसे यूज किया था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फॉर रेगुलर अपडेट्स प्लीज ज्वाइन द साथी चैनल। ओके एवरीवन। एंड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन पोस्ट योर क्वेरी ऑन साथी फोरम। अब इसको हमने बोला न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? कोई चार्ज नहीं, सिर्फ क्या रहेगा? मास रहेगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिला? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स हमारे क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जिनका मास स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर मैं बात करूं तो वह मास ऑफ प्रोटॉन से क्या है? ज्यादा है। तो मैं क्या बता रहा था आपको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका मैं आपको बता रहा हूं चार्ज, मास एक टेबुलर फॉर्म में। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिनका सिंबल क्या दे रखा है? EP और N। स्मॉल e इलेक्ट्रॉन के लिए, स्मॉल p प्रोटॉन के लिए, स्मॉल n न्यूट्रॉन के लिए। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू -1.60 2176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू +1.60 2176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर सेम मैग्नीट्यूड है चार्ज का, बस साइन डिफरेंट है। न्यूट्रॉन नो चार्ज। रिलेटिव चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर -1 बोल सकते हैं, प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। मास, अगर मास की बात करूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं मास की बात करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन का मास है 9.109382 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम और ग्राम में हो जाएगा 10⁻⁻28 ग्राम। अगर प्रोटॉन के मास की बात करूं तो देखिए ध्यान से 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम और 24 ग्राम में हो जाएगा। और प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन हो गया। न्यूट्रॉन देखिए 1.674927। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। कितना है? 1.674927 इंटू 10⁻⁻27। अगर मैं मास को यू में बात करूं, यूनिफाइड मास की टर्म में, तो ये है हमारा 0.00054 इलेक्ट्रॉन के लिए, 1.00727 प्रोटॉन के लिए और 1.00867 न्यूट्रॉन के लिए। तो अप्रोक्स मास अगर यूनिफाइड यू की टर्म में बात करूं तो 0 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, 0 बोल देंगे, 1 और 1 बोल देंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। आई होप आपको ये टेबुलर फॉर्म समझ में आ गई होगी। करणवीर, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ टेक्निकल इश्यू, यू कैन ज्वाइन द सेशन अगेन। कोई इश्यू आपके डिवाइस में होगा, बिकॉज एवरीवन, आप सभी को आवाज आ रही है, राइट? सभी को मेरी वॉइस क्लियर है आई थिंक। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट बात आती है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, कोई भी एलिमेंट किसी का उसका सिंबल मान लेते हैं X। अगर X उसका सिंबल है तो A सुपरस्क्रिप्ट में जो रहेगा लेफ्ट साइड सुपरस्क्रिप्ट में, उसको हम बोलेंगे मास नंबर, और जो लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में रहेगा उसको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। ये हो गया एटॉमिक नंबर और ये हो गया एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल रहेगा? अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू रहेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका न्यूट्रल एटम है। अब मान लीजिए न्यूट्रल का केस तो ये हो गया, मान लीजिए कटायन है, कटायन है और उस एटम पर n पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसने n इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। अगर वो कटायन है और उस पर n पॉजिटिव चार्ज है तो उसने n इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। मतलब अगर मैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी भी इसके केस में भी Z के इक्वल होंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे Z माइनस n। n इज द नंबर या n इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना भी रहेगा। क्लियर? अगर वो अनायन है, मतलब अगर उस पर n नेगेटिव चार्ज है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी भी Z रहेंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे Z प्लस n, मतलब उसने n इलेक्ट्रॉन गेन करें तभी तो n नेगेटिव चार्ज आए। तो n इज नथिंग दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर आता है मास नंबर। मास नंबर जिसको A से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर जिसको Z से डिनोट करते हैं। तो मास नंबर सिंपली क्या होगा, मास नंबर होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि P प्लस N, इनको कंबाइनली हम बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल है, चाहे न्यूट्रल एटम है या कोई आयन है, वो हमेशा Z के इक्वल है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को Z लिख सकते हैं। मतलब A, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो वो क्या हो जाएगा, A माइनस Z। नेक्स्ट एग्जांपल से एक समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है मास नंबर ल्यूटिटियम है, ये Lu दे रखा है 175 और एटॉमिक नंबर दे रखा है आपको 71। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं तो 71, इलेक्ट्रॉन बताने हैं तो न्यूट्रल है तो 71, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं तो वो आपके हो जाएंगे A माइनस Z, मतलब 175 माइनस 71। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 104 आ जाएंगे A माइनस Z करके। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है जैसे आइसो बार। आइसो बार का मतलब है बार डिफरेंट होगा। बार में कौन है, बार में होता है आपका Z, मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो आइसो बार्स वो एटम्स है, वो स्पीसीज है जिनका मास नंबर तो सेम है, टॉप तो सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे 14C6 और 14N7, तो 6 और 7 एटॉमिक नंबर डिफरेंट, डिफरेंट एटम्स हैं। आइसोबार डिफरेंट एटम्स के केस में होगा और मास नंबर सेम है 14 और 14। अगर आप आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप में क्या होगा, टॉप डिफरेंट होगा, मतलब मास नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो ये सेम एटम के केस में होगा, जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो क्लोरीन 35 क्या है उसका मास नंबर और 37 क्या है उसका मास नंबर, जबकि एटॉमिक नंबर क्या है सेम, जो कि कितना है 70। जैसे 1H1 हाइड्रोजन, 1H2 ड्यूटीरियम और 1H3 ट्रीटियम। तो प्रोटियम बोल देते हैं 1H1 को, हाइड्रोजन सिंपली बोल देते हैं। देन इसका आइसोटोप है 1H2 ड्यूटीरियम और 1H3 ट्रीटियम। आई होप आइसोबार आइसोटोप आप समझ गए होंगे। दो टर्म्स और आती हैं, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको भी समझ लीजिए। आइसोटोन्स मतलब टोन मतलब न्यूट्रॉन से समझिए, न्यूट्रॉन, और आइसो मतलब लाइक सेम समझिए, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, मतलब जिसमें A माइनस Z क्या हो सेम हो, उसे हम क्या कह देते हैं आइसोटोन्स। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या हो इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उन्हें हम क्या कह देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। फॉर एग्जाम्पल H में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। 1H1 की अगर बात करें तो LHE पॉजिटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। और Li2 पॉजिटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो ये क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप सभी जानते हैं। तो जेम्स मैक्सवेल ने क्या किया, व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट करता है, मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, alternating electric and magnetic fields are produced and transmitted. These fields are transmitted in the forms of waves
ये ध्यान रखना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ईएम वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन वेव्स की क्वालिटी ये है कि ये वेव्स जो ट्रेवल करती हैं और उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और साथ में ये परपेंडिकुलर रहती हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की। तो जो ईएम वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स हैव द सेम वेवलेंथ। वेवलेंथ अभी मैं बताऊंगा, वेव की कैरेक्टरिस्टिक है, लैम्डा से डिनोट करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी न्यू से डिनोट करेंगे, सेम स्पीड जिसको v से डिनोट कर देंगे, स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट कर देंगे, एंड सेम एम्पलीट्यूड जिसको a से डिनोट, बट दे वाइब्रेट इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, मतलब 90 डिग्री पर रहेंगी दोनों। अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस इन वाटर, मतलब वाटर वेव्स, जो ईएम वेव्स है ना, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे सनलाइट हमारी अर्थ तक पहुंच रही है, वैक्यूम आता है बीच में, वहां से भी ट्रेवल करके आती है, वो ईएम वेव्स का ही तो एग्जांपल है। तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। अगर साउंड वेव को चलना है तो वैक्यूम में आप अगर बोलेंगे तो एक दूसरे को आवाज नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है ट्रेवल करने के लिए। वाटर वेव्स को चलना है तो कोई मीडियम चाहिए, दे कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, बट ईएम वेव्स दे कैन मूव इन वैक्यूम। जो ईएम रेडिएशन है या जो ईएम वेव्स हैं वो एक दूसरे से डिफर करती हैं फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, एंड दीज कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेस पर एक स्पेक्ट्रम बनाया गया, इनको अरेंज किया गया और वहां पर देखा गया, उस स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये देख सकते हैं आप, इनको इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज किया गया है। फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज कर रही है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, E इक्वल टू एच न्यू, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है तो एनर्जी भी डिक्रीज कर रही होगी। तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ये तो फ्रीक्वेंसी है ऊपर वाली वैल्यूज, और नीचे वाली वैल्यू है लैम्डा, मतलब वेवलेंथ। लैम्डा मीटर में है और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है। मैं अभी बताऊंगा आपको वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ये क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, देन विजिबल आ गया यूवी के बाद, देन आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स में एफएम एएम आ गया, और लॉन्ग रेडियो वेव्स। इनको आप कैसे याद रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक, लॉर मिर यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड हटा दीजिए। आप समझिए, एलओ से क्या आया, लॉन्ग रेडियो वेव्स, हम राइट टू लेफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आर से क्या आया, फिर रेडियो वेव्स आ जाती हैं, ये आगे रेडियो वेव्स। एम से क्या आया, माइक्रोवेव, ये रही माइक्रोवेव। आईआर से क्या आया, इंफ्रारेड। उसके बाद कौन आ रहा है, यूवी। ये याद रखना है, आईआर और यूवी के बीच में विजिबल आती है, ठीक है। आईआर और यहाँ पे कौन आती है, विजिबल। ये कौन सा ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग रेडियो वेव से जब आप गामा रेज की तरफ जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है और वेवलेंथ इधर इंक्रीज कर रही है, ठीक है। डब्ल्यू हटा दीजिए, फिर कौन आता है आपका, देख सकते हैं एक्स रेज, एंड देन लास्ट में आ जाता है आपका गामा रेज, लॉर मेर यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ याद रखिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, 400 से 800 या 400 से 750 के अप्रोक्स इतने मीटर के होती है, ठीक है एवरीवन। ये वैल्यूज आप देख सकते हैं किस तरीके से किसकी रेंज कहां पर लाई कर रही है। ये हमारा कौन सा स्पेक्ट्रम था, ईएम स्पेक्ट्रम। अब आते हैं वेव की कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, वेव नंबर एटसेट्रा। ये कोई वेव है, ठीक है। इस अपर पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट और लोअर को हम बोलते हैं ट्रफ। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। मान लीजिए इस पॉइंट की मैं बात करूं तो इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो गई उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसकी यूनिट होती है पर सेकंड, कितनी वेव्स पास हुई 1 सेकंड में, जिसको हम हर्ट्ज भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है वेवलेंथ। वेव ने कितनी, वेव की क्या लेंथ है, ये वेव है यहां से यहां तक, तो वेव की क्या लेंथ है उसे हम क्या बोल देते हैं, वेव लेंथ। तो वेव को कैसे कंसीडर किया जाता है, जब ये इस तरीके से जाती है तो यहां से यहां देखा जाता है, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ्स। तो आप क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, लगातार वाले क्रस्ट, जैसे कि आप यहां से ये क्रस्ट है और ये भी क्या है क्रस्ट, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो इस वेव की लेंथ होगी, या द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स।
SI यूनिट लेंथ है तो किस में मेजर करेंगे, मीटर में, बट जनरली ये बहुत शॉर्ट वैल्यूज में होती है तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है एंगस्ट्रॉम, जिसका सिंबल A0 इस तरीके से होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ध्यान रखना सेंटीमीटर में करना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा और 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर जिसकी वैल्यू होती है 10⁻9 मीटर या 10⁻7 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोमीटर आप ले सकते हैं 10⁻6 मीटर या 10⁻4 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट आता है इन वैक्यूम ऑल टाइप्स ऑफ EM वेव्स या EM रेडिएशंस रिगार्डलेस ऑफ वेवलेंथ। क्या उनकी वेवलेंथ का कोई मतलब नहीं है, वो सेम स्पीड से ट्रेवल करेंगे और वो स्पीड होगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या आप उसको बोल सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या आप उसको बोल सकते हो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट उसकी वैल्यू होती है, टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं तो 2.997925 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट, सिंबल C होता है। द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी एक फॉर्मूले से रिलेट करती हैं, वो फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ। आप इसको बोल सकते हो C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, न्यू इंटू लैम्डा। अब आता है एक वेव नंबर। वेव नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ। कितनी वेव लेंथ है एक यूनिट लेंथ में, उसे कहते हैं हम वेव नंबर, वेव का नंबर, जिसको न्यू बार से डिनोट करते हैं। तो कितनी वेव लेंथ है लैम्डा पर यूनिट लेंथ में, तो 1/λ इसका फॉर्मूला हो जाता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। इसको क्या बोलते हैं हम, न्यू बार, न्यू बार। कॉमनली इसको हम SI यूनिट मीटर इनवर्स और कॉमनली यूज्ड यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स, ये SI यूनिट नहीं है। इसके बीच में रिलेशन आप देख सकते हैं, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ये फॉर्मूलेज याद रखने सभी को। फिर आ जाता है नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन। क्वांटम वर्ड क्या है, जब एनर्जी, प्लैंक्स क्वांटम जो थ्योरी होती है उसने क्या कहा कि एनर्जी हमारी जो निकलती है या जो फ्लो करती है वो कैसे करती है, वो डिस्क्रीट पैकेट्स में। एनर्जी जो निकलती है वो डिस्क्रीट पैकेट्स, डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में होती है, कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं होती। डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में होती मतलब वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। किस फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में। पैकेट्स मतलब एक पैकेट को बोल दिया गया क्वांटा, एक पैकेट को क्या बोल जाता है, क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट क्वांटा को बोल दिया जाता है फोटोन। इन केस ऑफ लाइट क्वांटा को क्या बोल दिया जाता है, फोटोन। और इस फोटोन की जो एनर्जी रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी फ्रीक्वेंसी की। तो क्या बोला गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, द एनर्जी ऑफ ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। और इसको इस फॉर्मूले से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर H क्या आ जाता है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है। ये वैल्यू याद रखनी है, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर E इक्वल टू H न्यू है और न्यू इक्वल टू क्या है, C/λ, तो E इक्वल टू क्या हो जाता है, HC/λ। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम वेवलेंथ। एनर्जी कैन टेक एनी वन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग सेट बट कैन नॉट टेक ऑन एनी वैल्यूज बिटवीन 0 से H न्यू या H न्यू से 2H न्यू। इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं रह सकती, जबकि 0H न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू, NH न्यू तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल है, एक मेटल सरफेस लेंगे, उस पर लाइट फॉल कराएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो H हर्ट्ज ने क्या किया, हेनरीच हर्ट्ज ने परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या होता है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स या बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट वर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल जैसे पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, वर एक्सपोज टू ए बीम ऑफ लाइट। तो क्या होता है, जैसे हमने वहां पर लाइट फॉल कराई, इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर, इस इलेक्ट्रॉन को बोला गया इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन
इस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के फिनोमेना को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों? इलेक्ट्रिक फोटोन हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या बाहर निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोल दिया जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। बट एक यहाँ पर टर्म आ जाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या समझेंगे? अच्छा, एक और चीज समझिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड आउट होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उनका नंबर इंक्रीज होता जाएगा। फॉर ईच मेटल एग्जैक्टली वहां पर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी की वैल्यू होगी जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। जब तक वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, चाहे आप कितनी भी ब्राइटनेस बढ़ा लो, वहां पर क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। उसके बिलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, ध्यान रखना है। अगर हमें कोई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं न्यू, जो ज्यादा है थ्रेशोल्ड से, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर आएंगे वो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, अब आप समझिए, मान लीजिए कोई मेटल सरफेस, मैंने एच न्यू लाइट दी, ठीक है, और यहाँ निकलने के मान लीजिए मैंने न्यू दिया 10, और यहाँ पे चाहिए एच न्यू नॉट की वैल्यू मान लीजिए सपोज 8, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा वो एच न्यू नॉट तो उसने यूज कर ली, प्लस उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 के करीब। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर। एम ई नथिंग दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको v पता है वेलोसिटी, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी कौन सी? थ्रेशोल्ड, और न्यू फ्रीक्वेंसी। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। v वेलोसिटी है किसकी? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। h न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटॉन्स, और h न्यू नॉट क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, और इसे हम वर्क फंक्शन भी कह देते हैं। ध्यान रखना, अगर वर्क फंक्शन का फॉर्मूला पूछ लेता है तो उसका फॉर्मूला है एच न्यू नॉट। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब रेडिएशन इंटरेक्ट करती है विद मैटर तो इट डिस्प्लेस प्रॉपर्टीज लाइक पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज इन कंट्रास्ट टू वेव लाइक प्रॉपर्टीज। वेव लाइक की जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये वेव की प्रॉपर्टीज होती है। और जब ये किससे? मैटर से इंटरेक्ट करती हैं तो ये पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी शो करती है, विच इट एग्जिबिट व्हेन इट प्रोपगेट। ये प्रॉपर्टी वेव लाइक तो जब ये प्रोपगेट करती है तब एग्जिबिट करती है। तो और ये डुअल नेचर हो गया ना, फिर ईएम रेडिएशंस का ये पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करते हैं और वेव लाइक नेचर भी। ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स विद ऑल वेवलेंथ्स इन द विजिबल रेंज, जबकि जो व्हाइट लाइट है इज स्प्रेड आउट इनटू अ सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड्स जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम जो व्हाइट लाइट का रहेगा उसे हम देख सकते हैं, वो विबग्योर फॉलो करता है। विबग्योर वॉयलेट से स्टार्ट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 7.50 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 हर्ट्ज, और रेड तक जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 हर्ट्ज। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 7.50 इंटू 10 पावर 14 ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, और यहाँ हर्ट्ज तक गई है इतने तक। सच ए स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस बिकॉज जो हमें स्पेक्ट्रम दिखेगा, जहां जैसे आपने रेनबो देखा होगा तो वो एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए वॉयलेट चल रहा है, वॉयलेट थोड़ा फीका पड़ता चला जाएगा और इंडिगो आने लगेगा, इंडिगो थोड़ा फीका होता चला जाएगा, ब्लू आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, बिकॉज वॉयलेट मर्जेस इनटू ब्लू, ब्लू इनटू ग्रीन, ग्रीन एंड सो ऑन। स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, उसको हम कह देते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोल देते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स इन गैस फेज डू नॉट शो ए कॉन्टिन्यूस। ये मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये, इसलिए मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है। ओके एवरीवन, बस आपको पता रहना चाहिए जो स्पेक्ट्रम है वो दो तरीके का हो सकता है। एक आपका हो सकता है एमिशन स्पेक्ट्रम,
और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ऐसे समझेंगे एब्जॉर्प्शन। तो समझिए एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज डू नॉट शो ए कॉन्टिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वायलेट रेदर देन दे एमिट लाइट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ विद डार्क स्पेसेस बिटवीन देम। इस टाइप के स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। इसमें क्या होता है, व्हाइट लाइट को पास कराने से पहले किसी एक सॉल्यूशन से पास करा देते हैं जिसमें उसकी कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी लाइट यहाँ पे ट्रांसमिट होती है। जब उस लाइट को हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो यहाँ पर हमें जो मिलता है पैटर्न वो कैसा मिलता है, कहीं कहीं कलरफुल बैंड्स बाकी डार्क स्पेस, कहीं कहीं कलरफुल बैंड्स बाकी डार्क स्पेस। उसका कारण ये है कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो चुकी है वो वहां पर शो नहीं हो रही है, जो वेवलेंथ वहां पर एब्जॉर्ब हो चुकी है, जो फ्रीक्वेंसी वो शो नहीं होगी। तो इस वाले स्पेक्ट्रा को हम बोल देते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। ये कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, या तो एटम्स कर रहे होंगे या गैस फेज में, इस टाइप से। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बिकॉज द एमिटेड रेडिएशन। अब यहां से जो रेडिएशन एमिट हुई है आप ऐसे समझेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एमिटेड स्पेक्ट्रा में क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए सोडियम लिया, उसको बर्न किया, किसी एटम को बर्न किया, तो वहां से जो लाइट निकलती है, वहां से जो लाइट निकलेगी उसको जब हम यहाँ से पास कराएंगे तो इसको हम, या गैस से जब हम लाइट लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का अभी स्पेक्ट्रम हम दिखाएंगे, तो इसको हम बोल देते हैं एमिटेड लाइट, और इससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको एमिटेड स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। ये तो एमिशन वाला हो गया। और उसी तरीके से एब्जॉर्प्शन वाला, ये सॉल्यूशन वाला जो मैंने बताया, सॉल्यूशन क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ लाइट को, उसके बाद जो लाइट पास होती है वो हमें यहाँ पर दिखती है। ठीक है, तो एमिटेड वाले में ज्यादा डार्क स्पेसेस होते हैं, और इस वाले में क्या रहेगा, पूरा कलरफुल रहेगा, बस जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वो यहाँ पर नहीं दिखेगी, वो यहाँ पर नहीं दिखेगी एब्जॉर्प्शन वाले में। तो एमिटेड वाले में हमें क्या मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रा, जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते थे, बिकॉज द एमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइंस इन द स्पेक्ट्रा, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। Continuum of radiation is passed through a sample which absorb radiation of certain wavelengths. The missing wavelength which corresponds to the radiation absorbed by the matter leave dark spaces in the bright continuous spectrum. अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया जो स्पेक्ट्रम है वो दो तरीके का है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन एक सिंपल स्पेक्ट्रम हो गया। सिंपल में क्या है, आप देखेंगे कि व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास कराई, और प्रिज्म से पास होने के बाद आपको यहाँ पर प्लेट पर वो जो दिखेगी वो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस पैटर्न में दिख जाएगी, इसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। फिर आ जाता है इससे पहले एक कौन सा स्पेक्ट्रम, ये तो हमारा हो गया कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। फिर आ जाता है हमारा सिंपल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट को पास कराने से पहले हमने उसको एक सॉल्यूशन से पास करा दी, तो व्हाइट लाइट में से मान लीजिए येलो कलर की वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब कर ली। जब हम इसको पास कराएंगे तो यहाँ पर जो येलो होगा वो नहीं दिखेगा, वहां पर डार्क लाइन आ जाएगी। मतलब क्या होगा, पूरा हिस्सा कलरफुल होगा इस टाइप से, और मान लीजिए ये जो मैंने बनाया है इसको ब्लैक कर देता हूँ, ये हमारा येलो कलर की थी, क्योंकि येलो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है तो येलो यहाँ पर नहीं दिखेगा। ये तो हो गया हमारा कौन सा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आ जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन में क्या किया, हमने एक चीज को एक्साइट किया, चाहे वो हाइड्रोजन एटम है या कोई गैस है, हाइड्रोजन गैस है या कोई और एटम है, उसको हमने एक्साइट किया। हमने जैसे एक कैंडल ली और कोई एटम लिया, जैसे सोडियम एटम ही ले लिया, उसको यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में ले गई, तो वो लाइट को एमिट करेगा, एक फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करेगा। उस एमिटेड लाइट को प्रिज्म से पास कराया और फिर यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर हमें कौन सी लाइट दिखेगी, जो उसने एमिट करी है। इसका मतलब अगर मान लीजिए उसने एमिट करी है येलो कलर की लाइट, तो सोडियम के केस में दो बैंड आते हैं, एक यहाँ आ गया और एक मान लीजिए यहाँ आ गया। बाकी जो स्पेस रहेगा वो कैसा रहेगा, डार्क स्पेस रहेगा। कैसा स्पेस रहेगा, डार्क स्पेस रहेगा, इस टाइप से ये डार्क स्पेस रहेगा। ये दो बैंड सिर्फ हमें दिखे हैं, ये ब्राइट दिखे हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। सिर्फ दो लाइनें दिखे। आई होप आपको ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके रिलेटेड जो छोटी छोटी सी बातें वो समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है, अब समझते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जहां से क्वेश्चन बनता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज पास थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, तो क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, डिसोशिएट, एंड एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या प्रोड्यूस करते हैं वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज। बाल्मर ने क्या किया 1885 में, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, कि अगर स्पेक्ट्रल लाइंस हमें ऑब्जर्व हो रही हैं तो एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर।
देन द विजिबल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओबे द फॉलोइंग फॉर्मूला। और बाल्मर ने सिर्फ विजिबल पे किया था ये काम, तो ध्यान रखना एक फॉर्मूला आएगा रिडबर्ग फॉर्मूला, वो यही है। अभी हम उसको क्या बोल रहे हैं, बाल्मर ने उसका यूज किया और विजिबल लाइंस को बताया। तो बाल्मर ने n1 की वैल्यू फिक्स कर दी जो कि 2 है, और n2 की वैल्यू n ले ली, फॉर्मूला क्या है, न्यू बार इजकल टू 109677 ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को बोला गया बार्नर फॉर्मूला, और ये हमारा वेव नंबर है जो किसके इक्वल होता है, 1/λ। यहाँ पर n कोई इंटीजर हो सकता है, 2 से ज्यादा होगा, पर ध्यान रखना 2 से ज्यादा होगा n, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सीरीज ऑफ लाइंस डिस्क्राइब्ड बाय दिस फॉर्मूला, उनको हम कह देते हैं बाल्मर सीरीज। भाई n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 5 आपको पता ही है ना, यहाँ से मान लीजिए n इक्वल टू 1 तक लाइन जा रही है या n इक्वल टू 2 तक लाइन जा रही है, तो वो इस तरीके से हम देखते हैं, ये गई लाइन, उस तरीके से फिर 5 से जाएगी लाइन, तो इनको हम क्या करते थे, 4 से जाएगी इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। जोहान्स रिडबर्ग ने क्या देखा कि ऑल सीरीज ऑफ लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। उन्होंने एक जनरल एक्सप्रेशन दे दिया, न्यू बार इक्वल टू 109677 ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 लोअर स्टेट को बोल दिया गया और n2 हायर वाली को बोल दिया गया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एवरीवन नोट डाउन कर लेगा। ये बाल्मर फॉर्मूला बोल दिया जाता है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है बाल्मर फॉर्मूला बताइए। यहाँ पर n1 तो रहेगा क्या, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और n2 क्या रहेगा, हमेशा n1 प्लस 1 रहेगा। अगर n1 हमारा 1 है तो n2 क्या रहेगा, 2। अगर n1 हमारा 2 है तो n2 क्या रहेगा, 3। उसके बाद तो n2 रहेगा n1 प्लस 1, n1 प्लस 2, n1 प्लस 3, n1 प्लस 4 एंड सो ऑन। मतलब n1 में कुछ प्लस होगा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जो वैल्यू है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको बोल दिया जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। द फर्स्ट 5 सीरीज ऑफ द लाइंस दैट कोरस्पॉन्ड टू n11, उसको बोल दिया जाता है लाइमन सीरीज। n1 जब 2 है तो बाल्मर सीरीज जो विजिबल रीजन में लाई करती है। n1 जब 3 है तो उसको पास्चन सीरीज बोल दिया जाता है। n1 जब 4 है ब्रैकेट, n1 जब 5 है तो पी फंड, n1 6 भी हो सकता है, हमफ्रे सीरीज आ जाती है, हमफ्रे, ठीक है। ये बाकी जो नीचे की ये IR में लाई करती हैं, ये विजिबल में लाई करता है और ये UV में लाई करती है, ठीक है। तो एक टेबुलर फॉर्म दिखा देता हूं जहां से आप इसको समझ सकते हो। लाइमन के लिए n1 1 रहेगा और n2 हमेशा 1 के बाद 2, 3, 4 एंड सो ऑन। स्पेक्ट्रल रीजन अल्ट्रावायलेट, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल्मर के केस में n1 क्या है, 2, n2 क्या हो सकता है, n1 प्लस 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब 3, 4, 5 एंड सो ऑन, विजिबल में लाई करता है। पास्चन के लिए n1 3, n2 आप देख सकते हैं 3 से ज्यादा होगा, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इंफ्रारेड में लाई करेगा, ब्रैकेट n1 4, n2 5, 6 एंड सो ऑन, इंफ्रारेड में रहेगा। पी फंड के लिए n1 5, n2 6 और 7 और इंफ्रारेड में लाई करेगा पी फंड। हमफ्रे भी आ जाता है 6, n1 उसका 6 हो जाता है, तो n2 क्या हो जाएगा, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या कहता है, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एटम का सबसे सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम होगा लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन से मूव करें, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएं, तो लाइन स्पेक्ट्रम मतलब हैवियर एटम्स के लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो बाल्मर फॉर्मूला पता लग गया, रिडबर्ग फॉर्मूला पता लग गया, अब आपको सारी चीजें पता लग गई, मतलब इससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आता है हमारा बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर मॉडल के से पहले मैं आपको एक बार थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जो आप ऑलरेडी अपने लोअर ग्रेड्स में कवर कर चुके हैं। थॉमसन ने कहा कि एटम स्फेरिकल है शेप में, जिसमें जो पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड लाइक वाटरमेलन, राइट, ऐसे ही है, लाइक प्लम पुडिंग इन, इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोल दिया जाता है या वाटरमेलन मॉडल बोल दिया जाता है। तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर थ्रू आउट द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही
कि जो एटम है ना वो न्यूट्रल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी, एटम न्यूट्रल है। बट आगे बहुत सारी चीजें थी जिनको ये फॉलो अप नहीं कर पाए, तो ये थॉमसन मॉडल हो गया फेल। तो सिंपल बात कहूंगा, थॉमसन मॉडल अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को प्रूव नहीं कर पाया, तो फेल हो गया। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड, ये एक्सपेरिमेंट आपको पता ही है। रदरफोर्ड ने वही क्या कराया, एक गोल्ड फॉइल ली और वहां से गोल्ड फॉइल ली, इस तरीके की एक स्क्रीन लगा दी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया। ठीक है, यहाँ पे एक स्लिट लगा लेते हैं। अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया जो हैवी पार्टिकल्स हैं। कैसे पार्टिकल्स हैं? हैवी पार्टिकल्स। और क्या है? हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। और क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। हीलियम के न्यूक्लियाई मतलब He2 पॉजिटिव है। ठीक है, जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया गया, सर्कुलर स्क्रीन लगाई गई, तो क्या देखा? ये देखा गया कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स तो स्ट्रेट जा रहे थे। मोस्टली पार्टिकल्स क्या जा रहे थे? स्ट्रेट। मोस्टली अगर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रहे तो इसका मतलब एटम क्या है? एम्प्टी है। एटम क्या है? एम्प्टी है। मोस्टली एटम क्या है? इनसाइड द एटम जो स्पेस है वो एम्प्टी है। बट हुआ क्या? कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होने लगे विद स्मॉल एंगल्स। तो इसका मतलब एटम के सेंटर में कोई हैवी बॉडी है, कोई हैवी बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है। हैवी बॉडी और पॉजिटिवली चार्ज है, तभी डिफ्लेक्शन हो रही है। बट कुछ पार्टिकल्स, आप कह सकते हो 20,000 में से एक पार्टिकल बाउंस्ड बैक आ रहा था, बाउंस्ड बैक आ रहा था और नियरली रीट्रेस कर रहा था अपने पाथ को, नियरली 180 डिग्री से वापस आ रहा था। इसका मतलब हैवी जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है और हाईली डेंस है। पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी है वो हाईली डेंस है। हाईली डेंस इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को बोला गया न्यूक्लियस। मतलब रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी थी किसकी? न्यूक्लियस की। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एक न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज हाईली डेंस है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। पर रदरफोर्ड भी फेल हो जाता है। रदरफोर्ड फेल हो जाता है क्योंकि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स इस के सराउंड में घूम रहा है तो वो चला जाता है अंडर एक्सेलरेशन एंड वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अकॉर्डिंग एनर्जी लूज करता रहेगा और अल्टीमेटली पाथ सर्कुलर ना रह के क्या हो जाएगा? स्पाइरल। स्पाइरल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन फोर कर जाएगा इनसाइड द न्यूक्लियस और अगर ऐसा हो गया तो एटम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि सारी चीजें तो एटम से बनी हुई हैं, एटम तो हाईली स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है। तो रदरफोर्ड इस बात को प्रूव नहीं कर पाया। फिर आया हमारा नील बोर का हाइड्रोजन एटम का मॉडल, बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। नील बोहर ने क्या कहा? द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस फिक्स्ड होगी और एनर्जी भी फिक्स्ड होगी। इस पाथ को हम बोलेंगे ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट्स और इनको हम बोल देते हैं अलाउड एनर्जी स्टेट। इनके अलावा अगर कहीं घूमेगा तो एनर्जी लूज गेन करेगा, इनमें घूमेगा तो उसको हम बोलेंगे अलाउड एनर्जी स्टेट, उनमें ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड कॉन्सेंट्रिकली, मतलब उनका जो सेंटर है वो सेम है अराउंड द न्यूक्लियस। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, चाहे वो कितनी देर तक घूमता रहे। However, the electron will move from a lower energy state to a higher energy state। इस तरीके से मान लीजिए यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां आ सकता है। वो डिपेंड करता है, जब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो ऊपर चला जाएगा और बाय द इलेक्ट्रॉन, और एमिट होती है तो इलेक्ट्रॉन हाइयर से लोअर में आ जाएगा। द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक्स प्लेस इन ए कॉन्टिन्यूस मैनर, वो तो आपको पता ही है। डेल्टा ई एनर्जी चेंज हो जाएगा, ई हाइयर माइनस ई लोअर। The frequency of the radiation absorbed or emitted when transition occurs between two stationary states that differ in energy by delta E, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो न्यू हो जाएगा डेल्टा E अपॉन एच, और डेल्टा E क्या हमारा? E2 माइनस E1। E2 हाइयर एनर्जी स्टेट, E1 लोअर एनर्जी स्टेट। E2 माइनस E1 अपॉन एच, और इस एक्सप्रेशन को कॉमनली हम कह देते हैं बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो कहा गया कि वो क्वांटाइज्ड है, मतलब mvr इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। दिस इज क्वांटाइज्ड। और यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, r रेडियस, n कोई इंटीजर है, h प्लैंक कांस्टेंट है, आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच इन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। उन्हीं में सिर्फ क्या कर सकता है? रिवॉल्व कर सकता है, इलेक्ट्रॉन घूम सकता है।
That means angular momentum is quantized. Stationary states for electrons are numbered as 1, 2, 3, 4 and so on. और इन नंबर्स को क्या बोल दिया जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। वो हम समझेंगे आगे जब हम क्वांटम नंबर देखेंगे कल की क्लास में। रेडियाई की अगर बात करूं, ये फॉर्मूले नोट करते रहना सभी। रेडियाई की अगर बात करूं तो रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट आर एक्सप्रेस्ड एज आर एन इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर। ए नॉट को बहुत रेडियस बोल दिया जाता है, जिसको आप R1 भी बोल सकते हो, मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ए नॉट की वैल्यू फिक्स्ड होती है 52.9 पिकोमीटर। रेडियस ऑफ द फर्स्ट एनर्जी स्टेट है ये, कॉल्ड द बोहर ऑर्बिट, जिसकी वैल्यू क्या है? 52.9 पिकोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट है वो है एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट, और उसको हम कौन से एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं? En is equal to minus RH divided by n square. This is for hydrogen atom. अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात आ जाए तो En is equal to माइनस RH रिडबर कांस्टेंट इनटू में Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इसके अलावा En का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है? -21.8 इंटू 10⁻⁻19 हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। उसके अलावा फॉर्मूला क्या आ जाता है? En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर पर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है आपको किसमें? जूल पर एटम। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है? ये जूल पर एटम में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। En इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1312 इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको याद रखने। En को और हम क्या लिख सकते हैं? En को हम लिख सकते हैं E1 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। E1 क्या रहेगा? एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। RH रिडबर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, En इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻19, ये आपका जूल पर एटम है, ठीक है, इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और जब हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट कर देंगे तो जूल में जब वो वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से हमारा आ जाता है En इज इक्वल टू -13.6, ठीक है। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मतलब 1 जूल को आप क्या रख सकते हो? 1 डिवाइडेड बाय जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको बोल देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वैल्यू को जब आप यहाँ रखेंगे तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कैसे बना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम? मैं बता देता हूँ। ये ऐसे बना है, जब जूल की जगह आप क्या रखेंगे? 1.6, तो -21.8 इंटू में 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये कैंसिल हो गया। इसको डिवाइड करने पे क्या आ जाता है? 13.6 और इंटू में जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ध्यान रखना, ऊपर वाली जूल पर एटम में और नीचे वाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। When the electron is free from the influence of nucleus, the energy is taken as 0। ध्यान रखना, अगर वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से फ्री है तो वो 0 ली जाती है। तो एनर्जी इन द सिचुएशन इज एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जहां पे इन्फिनिटी हो जाता है वहां पर, मतलब ई इन्फिनिटी हमें क्या लेनी है? 0। तो आयनाइजेशन एनर्जी के केस में हमें क्या लेना है? आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है आयनाइज होने के लिए, तो ई इन्फिनिटी माइनस E1, और इसको हम कह देते हैं आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। द एनर्जीज ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स जो एसोसिएट करेंगे विद हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जैसे He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव या Be3 पॉजिटिव, वो इस एक्सप्रेशन से दी जाएगी जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया। -21.8 बोल सकते हैं या 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मैंने लिख दिया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम नहीं है, जूल पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके केस में आ जाता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यहां पर आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है।
और रेडियाई को हम देखेंगे Rn इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूले सारे याद रखने हैं आपको। क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। जैसे जैसे न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ेगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट, एनर्जी डेल्टा ई, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर्स एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन एंड लाइक एमिशन ऑफ द फोटोन, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस एक्सप्रेशन से ध्यान नोट डाउन कर लीजिए। डेल्टा ई इक्वल टू माइनस आर एच, हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूं मैं, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात होगी तो जेड इंक्लूड किया जाएगा। माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर एफ फाइनल वाला, माइनस डेल्टा ई टू माइनस ई वन करा जाता है, ई टू माइनस ई वन, तो ई वन क्या आ जाएगा? माइनस आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने क्या कॉमन ले ली? आर एच की वैल्यू क्या है? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और क्योंकि हमने क्या कॉमन लिया? आर एच, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आगे और ये चला जाएगा पीछे। और डेल्टा ई क्या होता है? एच न्यू, तो न्यू इजकल टू क्या हो गया? डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई की वैल्यू रख दी यहाँ पर तो वो हो जाएगी ये वैल्यू। तो जब एच की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे जो कि है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, तो ये वैल्यू आती है 3.29 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, 10⁻15 हर्ट्ज। ये वैल्यू जूल में है, ध्यान रखना, ऊपर वाली ये हर्ट्ज में है। और न्यू बार निकालना हो तो क्या हो जाएगा? न्यू बार इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी, क्योंकि न्यू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा, और न्यू बार क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा। तो न्यू बार क्या हो गया? जब हमने क्या किया यहाँ पर, न्यू बार क्या हो गया? 1 अपॉन लैम्डा। तो न्यू क्या हो गया? सी इंटू में न्यू बार, तो न्यू बार क्या हो गया? न्यू अपॉन सी। वैल्यू यहाँ पर रखी न्यू की, तो ये वैल्यू बन जाती है 1.09677 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, और 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको इस समझ में आ गए होंगे सारे फॉर्मूलेस। इनका यूज करते हुए हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट, Ni और Nf मैंने बता दिया, इनिशियल और फाइनल ऑर्बिटर रेस्पेक्टिवली। एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा? Nf ज्यादा होगा Ni से, एंड द टर्म इन द पैरेंथेसिस इज पॉजिटिव एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ एमिशन Ni ज्यादा हो जाएगा Nf से, तो डेल्टा ई नेगेटिव आ जाएगा, मतलब एनर्जी रिलीज्ड। लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, in case of large number of hydrogen atom different possible transitions can be observed and thus leading to a large number of spectral lines। जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स उतनी ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस। ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिपेंड अपॉन द नंबर 4 फोटॉन्स ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, उस बात पे डिपेंड करती है ब्राइटनेस। इसके अलावा इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। बोहर मॉडल वाज टू सिंपल टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये किस चीज के लिए फेल हो गया? पहली बात तो इसने फाइनर डिटेल्स नहीं दी, मतलब एक लाइन फर्दर स्प्लिट हो जाती है दो लाइंस में, मतलब डबलेट बन सकता है, दैट इज टू क्लोजली स्पेस लाइन, ट्रिपलेट बन सकता है ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इस टाइप को उन्होंने नहीं बता पाया जो हमें बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से पता लगा, मतलब फाइनर डिटेल्स में बोहर मॉडल नहीं बता पाया। दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, मतलब ओनली वन इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए वैलिड था, हीलियम एटम या दो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए या मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड नहीं था। बोहर थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, जिससे ये डबलेट और फाइनल लाइंस बनती हैं। It could not explain the stability of atoms to form molecules by chemical bonds. Okay everyone? तो बोहर मॉडल इन कुछ चीजों का एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो लिमिटेशंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं अब डीपीपी और पीवाईक्यूज। तो आपके पास टाइमर स्टार्ट हो चुका है 20 मिनट्स का। 10 क्वेश्चंस आर देयर, एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, सॉल्व करिए, जो आप आंसर बताएंगे वो मैं मार्क करूंगा, बिकॉज दीज आर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, फिर बाद में मैं आपको कैलकुलेशंस करके आंसर हम मैच कर लेंगे। ठीक है, तो आर यू रेडी? आई होप मेरी वॉइस सभी को आ रही होगी एंड माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो अटेम्प्ट कर लेता है
जो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेते हैं वो आप चैट बॉक्स में आंसर्स को रिप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कैन आयोनाइज ए हाइड्रोजन एटम। हमें एग्जैक्टली आयनाइजेशन एनर्जी आप समझते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो हमें क्या बताना है, आयनाइजेशन एनर्जी निकाल लीजिए, उसकी हेल्प से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू। हमें वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बतानी है लाइट की जो आयनाइज कर सकती है हाइड्रोजन एटम को। जो किसको आयनाइज कर सकती है, हाइड्रोजन एटम को। बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो सभी आंसर मार्क कर रहे हैं ऑप्शन ए। आई होप आपने इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताई, हाइड्रोजन जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 1 मान लीजिए न्यूक्लियस, और इसके सराउंड में ये हमारा N1 हो गया, जिसकी वैल्यू, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट आप इसे बोल सकते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो आपको क्या बताना है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, E इन्फिनिटी तक लेके जाना है। कहाँ से, E1 से, E इन्फिनिटी माइनस E1। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, आप न्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको पता है जो डेल्टा E है, आप उस फॉर्मूले को भी पुट कर सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू, और न्यू क्या होता है, डेल्टा E अपॉन। तो सभी ने आई होप सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन। तो आप सभी कह रहे हैं क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला पुट करना था। मैंने ए मार्क किया, आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। कह रहा है बेस्ड ऑन द इक्वेशन E इज इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड एटॉमिक नंबर होता है, आप सभी को पता है, और एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिट नंबर होता है। सर्टेन कंक्लूजन आर रिटन विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखना, ये चीज ध्यान से रीड करनी है, नॉट करेक्ट उसने बोला हुआ है। सभी अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को और चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। मैं भी अटेम्प्ट करता हूं। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। आप ही मुझे बताइए, ये न्यूक्लियस, अब ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी ऑर्बिट, मतलब यहाँ एन की वैल्यू 1, यहाँ 2, यहाँ 3, जैसे जैसे एन बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ रही है, करेक्ट है। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी। बिल्कुल, इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू को हटा दूं या फिर आर एच मान लेता हूँ, आर एच, ठीक है। आर एच की वैल्यू क्या होती है, 2.178 इंटू 10⁻⁻18। तो मैं क्या कर सकता हूँ, E1 के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, भाई N1 आ जाएगा, और E2 के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, तो E2 आ जाएगा, और डेल्टा E निकाल सकता हूँ, E2 माइनस E1, इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर नेगेटिव एनर्जी। ये चीज ध्यान रखना, आपने जब ये En इज इक्वल टू -1312 अपॉन, अगर हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, एन स्क्वायर, या फिर हाइड्रोजन लाइक के लिए बात कर लेते हैं, इंटू जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। जब आप यहाँ एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वैल्यू अराउंड रहेगी -1312 इंटू जेड स्क्वायर, सेम एटम की बात कर रहे हैं। जब आप एन की वैल्यू 2 करेंगे तो ये वैल्यू कम नेगेटिव हो जाएगी। तो आप देखेंगे जैसे जैसे एन इंक्रीज हो रहा है, जो नेगेटिव वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एन इजकल टू 1 है तो ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रहेगी एन इजकल टू 6 से, बिल्कुल ठीक है। विच मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड, नहीं, अगर वो क्लोज है न्यूक्लियस के तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो मोर लूजली नहीं रहेगा, मोर टाइटली रहेगा, मोर टाइटली बाउंड है, मतलब ये गलत हो, राइट। द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन, इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो बाउंड है न्यूक्लियस से वो लोअर है किससे, देन इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन वर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। अभी मैंने बताया ना, ई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो जीरो से नीचे क्या आएगा, अगर हम जीरो से क्लोज ला रहे हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, और एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब नेगेटिव की तरफ ही जाएंगे जीरो के बाद, तो क्योंकि ई इन्फिनिटी को हम कहाँ ले रहे हैं, न्यूक्लियस से, अगर वो फ्री है तो जीरो लेके चलते हैं, तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा मैच कर रहा है एवरीवन, सभी ने ऑप्शन सी लगा दिया। ठीक ठाक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, हमने सिर्फ आंसर देखते ही मैच कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर सेपरेटेड बाय 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा ई दे दिया, एनर्जी लेवल्स इस एनर्जी से सेपरेट हो रखे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड
व्हेन द इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। तो आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, डेल्टा ई दे दिया, न्यू आप निकाल लीजिए सीधा सीधा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपको पता होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, राइट। वैल्यू पुट करिए, आंसर बताइए क्या आना चाहिए। देखते हैं कौन आंसर सही मैच कराता है। आपके अकॉर्डिंग मैं आंसर मैच कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं आपके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन आप मुझे करके देंगे उस अकॉर्डिंग आंसर मैच कर रहा हूं। सभी कैलकुलेशन करिए और मुझे आंसर बताइए। एवरीवन डू द कैलकुलेशन एंड टेल मी द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है एच न्यू। हमें न्यू बताना है तो डेल्टा ई अपॉन एच करेंगे। डेल्टा ई की वैल्यू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। एच की वैल्यू पुट करेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, 34 जूल सेकेंड। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड बचेगा, यहाँ पे जूल आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड या हर्ट्ज इसकी यूनिट बता देंगे और न्यू की वैल्यू आ जाएगी। अटेंडेंस के लिए आप मार्क कर सकते हैं, आपको गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है सभी को। क्विकली एवरीवन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। चलिए अभी मैं कोई भी आंसर मार्क करते हुए आगे बढ़ता हूं। मान लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा, डी, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड। आपको पता है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो फुली फील्ड होते हैं, उसके बाद हाफ फील्ड होते हैं, उसके बाद पार्शियली फील्ड होते हैं, राइट। आपको पता है मतलब एम्प्टी होते हैं। तो आप ये समझिए फुली फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब आप देखिए D10 और D5 में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, D10। और P6 और P3 में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, P6। अब मैच कर लीजिए, D5 P4 से ज्यादा स्टेबल है, नहीं, D और P में से D में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। कारण क्या है, D में 10 इलेक्ट्रॉन है तो हायर एक्सचेंज एनर्जी आएगी। D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो एक्सचेंज एनर्जी भी देखनी है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट भी देखनी है, तो हायर एक्सचेंज एनर्जी आएगी इसके केस में। D5 D10 से कम स्टेबल है, ठीक है। P3 से ज्यादा स्टेबल है, D10। P3 कम स्टेबल है P6 से, हाँ ये तो मैच कर रहा है। D5 P3 से नहीं, P3 D10 से नहीं, तो ऑप्शन बी मैच कर गया। यस एवरीवन, सभी रिप्लाई करते रहिए चैट बॉक्स में, क्वेश्चन देखते ही मार्क हो गया, राइट। एकदम सिंपल था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसका आंसर तो सभी को रिप्लाई करना होगा, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है इफ एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो 1992 में आया भी हुआ है। अगर उसके पास 2 न्यूट्रॉन है, मतलब किसी भी एटम का सिंबल होता है AXZ, और ए जो होता है वो होता है मास नंबर, और मास नंबर जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के। उसने कहा उसके 2 न्यूट्रॉन है, इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर विल बी। आइसोटोप है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पता है, 1H1, 1H2 और 1H3। अगर उसके पास 2 न्यूट्रॉन है तो ना वो ये है क्योंकि यहाँ 0 न्यूट्रॉन है, यहाँ 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ 2 न्यूट्रॉन है, ना वो ये है, वो 1H3 है, वो क्या है 1H3। तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है हाइड्रोजन के आइसोटोप का तो हम क्लियरली आंसर बता सकते हैं। उसका एटॉमिक नंबर Z कितना है 1, और उसका मास नंबर A कितना है 3। तो एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3, 1 एंड 3 मैच कर गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को मार्क करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। हाँ हमें पता है ए नोट की वैल्यू हम लेके चलते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम, जिसको कैलकुलेशन के लिए हमने लिख दिया 0.53। सभी रिप्लाई करिए एवरीवन, जो जो रिप्लाई करेंगे मैं उनका नेम अनाउंस करूंगा। मनप्रीत, आपको अटेंडेंस लिंक मिल गई होगी। अजीना, गुरकरण, निशा, तमन्ना, कोमलप्रीत, सभी रिप्लाई करिए। Li2 पॉजिटिव के लिए पूछा हुआ है तो मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात हो रही है। आपको फॉर्मूला पता है Rn इजकल टू, पता ही फॉर्मूला, A नॉट इंटू जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र, ये फॉर्मूला होता है। ए नोट को आप R1 भी लिख सकते हो। ए नोट की वैल्यू दे रखी है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। जेड की वैल्यू पता है, लिथियम है तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, जेड कितना हो जाएगा 3, और एन एटॉमिक नंबर 3 उसने दे दिया।
रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये ए नॉट जो है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम है, बोहर ऑर्बिट भी इसको बोल देते हैं या फिर बोहर रेडियस बोल देते हैं। और किसके लिए बतानी है? सेम ऑर्बिट, मतलब n इजकल टू 1 के लिए ही बतानी है। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा 0.529 मल्टीप्लाई बाय 3। ये फॉर्मूला होता है या कुछ और फॉर्मूला होता है, पहले ही बताइए। ये एनर्जी के केस में जेड स्क्वायर एन स्क्वायर होता है, राइट। और किसके केस में? एन स्क्वायर बाय जेड होता है आर एन के केस, ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। ये ध्यान रखना है, फॉर्मूले से कंफ्यूज नहीं होना है। तो एन स्क्वायर तो 1 हो गया और जेड की वैल्यू 3 हो गई, तो 0.529 बाय 3 अगर हम करें तो अराउंड 0.17 आना चाहिए। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मार्क करते हुए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो आपको पता आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सेम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही तो स्पेक्ट्रम बन रहा है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में Li पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट 1 लूज कर दिया तो 2 बच गए। सोडियम में 11 है और He पॉजिटिव में 2 होने चाहिए, He में 2 होने चाहिए थे, बट 1 लूज कर दिया तो हो गया 1। तो किस में है? लिथियम में। सीधा सा आंसर है ना, हमने कुछ भी नहीं किया इसमें। तो विद इन फ्यू सेकंड्स आप क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में टाइम सेव करना है और कैलकुलेशन वालों में यूज करना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइए 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, जरूरी नहीं था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, बट उसने कहा है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताइए। तो n7 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए n2 पॉजिटिव लिखने के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p1। इसका मतलब ये फुल है, ये भी फुल है, और 2p में होते हैं 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1 हुआ ना, 1। क्लियर? वेरी गुड आंसर चंचल, निशा, गुड जॉब। सभी रिप्लाई करिए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए इसको। फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको ऑफ रेडिएशन एमिटेड जब इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। n2 दे दिया 4 और n1 दे दिया 1। n2 4 और n1 1 लेते हुए हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी भी दी हुई है। आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इन्फिनिटी माइनस 1 पे आ रहा है तो E1 कर दीजिए, ठीक है, E इन्फिनिटी माइनस E1। और उसके अलावा हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है ना, तो 1 आयनाइजेशन एनर्जी से आपके पास E1 आ जाएगा। E1 की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप डेल्टा E का फॉर्मूला लगाएंगे h न्यू वाला, या फिर मैं कहूँ डेल्टा E का फॉर्मूला लगाएंगे E4 माइनस E1 वाला। E4 जो रहेगा उसको E1 की टर्म में भी आप लिख सकते हो, मतलब आप उसको लिख सकते हो E1 इंटू जेड स्क्र बाय एन स्क्र। जेड तो हो गया 1 क्योंकि क्या है? हाइड्रोजन एटम है। E1 बाय एन स्क्र माइनस n2 स्क्र बोल देता हूँ, और E1 बाय n1 स्क्र बोल देता हूँ। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आंसर आना चाहिए एवरीवन, क्या आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का? चलिए कोई भी आंसर रैंडमली मैच करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर भी मैं 2 मिनट। सी ऑप्शन, चलिए सी किसी ने बोला है, तो कोमलप्रीत ने सी बोला है, गुरुकरण ने सी बोला है। अदर्स व्हाट अबाउट यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। अजीना ने सी बोला है, कुलजीत ने सी बोला है, ओके। अदर्स, अगर आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं क्वेश्चन का आंसर मार्क करूंगा आपके अकॉर्डिंग। तो सभी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन सी बोला है, दलजीत, बलमीत, आंचल, हरप्रीत, वेरी गुड। रुपिंदर, सभी ने आंसर सी बोला है। तो अब मैं प्रियंका सी मार्क करते हुए आगे चलता हूं। आई होप आप सभी ने कैलकुलेशन ठीक करी होगी। महकप्रीत, गुड जॉब एवरीवन। लास्ट क्वेश्चन, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? The energy of 2s orbital is less than the energy of 2p orbital in case of hydrogen atom। देखो 2s और 2p में फर्क है जो L की वैल्यू का है, 0 तो s और L की वैल्यू 1 तो p। बट हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, हमारे लिए वो जो वैल्यू डिपेंड करेगी सिर्फ n पे करेगी, L से कोई मतलब नहीं है। वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ n पर करेगी, L से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना।
एल से कोई मतलब नहीं है। तो ये गलत बात है, यही गलत हो गई, ये गलत है तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो गया क्योंकि उसने रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछी हुई है। उसके अलावा आ जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा एच बाय एम बी, एम मास ऑफ द पार्टिकल और वी हो जाता है ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। ये ठीक बात है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके अलावा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, ये भी बिल्कुल ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो हमारा प्रिंसिपल होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, या आप उसको लिख सकते हो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2, क्योंकि एच कट क्या होता है एच बाय 2 पाई, ध्यान रखना एच कट बाय 2 पी लिख सकते हो जिसको रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। जब इसको हम ड्राइव करेंगे डेल्टा ई और डेल्टा टी के टर्म्स में तो हमारे पास यही इक्वेशन आती है, मतलब ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, इसका मतलब अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो ये आंसर नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मार्क करते हुए हम आगे चलते हैं, सेव करते हैं। आई होप आप सभी ने मार्क करके ऑप्शन सबमिट कर दिए होंगे। चलिए आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये रहे थर्ड वाले में हमने क्या किया था, आप सभी ने सी, हमने सी मार्क कर दिया था, वैसे ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी बतानी थी, तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। हमने क्या किया, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, जहां पर एन की वैल्यू क्या रहेगी 1, वो रहती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे निकालते हैं वो हम, भाई आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, ई इन्फिनिटी माइनस ई वन, और जो ई वन की वैल्यू वो कितनी आएगी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो हमने फॉर्मूला लगाया था, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र, ये होता है जेड की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन के लिए और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 1, तो वैल्यू क्या जाती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब यहाँ माइनस 13.6 रखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई इजकल टू क्या होता है एच न्यू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पता है 1.602 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल। तो ई इजकल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करने के लिए जूल में हमने ये पुट किया, तो हमारा आंसर आता है जूल में 2.179 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 जूल। ई इजकल टू होता है एच न्यू, न्यू क्या हो जाएगा आपका 2.179 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 जूल। ये क्या है हमारा, ये है हमारा ई की वैल्यू डिवाइडेड बाय एच 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू हमारी किसकी है, एच की, और ई क्या है 2.179 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 जूल। ये सॉल्व करने पर आ जाता है 3.28 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर आ जाता है 3.28 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 हर्ट्ज। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो आप यहां पर देख सकते हैं बेस्ड ऑन इक्वेशन ई इज इक्वल टू माइनस 2.178 इंटू 10 रेज टू माइनस 18 जूल इंटू में जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट, जो कुछ ये कंक्लूजन लिखे हुए हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो थर्ड वाली करेक्ट नहीं थी, क्यों नहीं थी वो मैंने आपको बताया। अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो आप देखेंगे ये इक्वेशन दे रखी है जहां पे ई क्या है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन जूल, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। अगर वैल्यू एन की ज्यादा रहेगी तो ऑर्बिट की रेडियस भी ज्यादा रहेगी, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आर एन का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। यहाँ पे आर एन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर, एच प्लैंक कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज और जेड एटॉमिक नंबर। तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, अगर एन बढ़ता है तो आर एन भी बढ़ेगा। ये क्लियर है, ये करेक्ट हो गया। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। मान लीजिए वो Ni से Nf में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा EF माइनस, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है क्लास 11th में, जो आपका सेकंड चैप्टर है। तो EF माइनस EI करेंगे, EF हो जाएगा माइनस 2.178 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18
इंटू जेड स्क्वायर, कोई भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो सकती है, डिवाइडेड बाय एन एफ का स्क्वायर, माइनस सेम एन आई के लिए वैल्यू पुट करी और इसके अकॉर्डिंग हम डेल्टा ई निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। फॉर N1 द इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर N6, बिल्कुल ठीक बात है। जब वैल्यू निकालेंगे E1 की तो वो आएगी इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद -2.178 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर जूल, राइट। n=6 के लिए सेम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी। मतलब इस वैल्यू को आप 36 से डिवाइड करोगे तो ये कम आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, E1 ज्यादा नेगेटिव और E6 कम। बट E1 में इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंड है इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट, जो कि n=1 है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट इस वजह से हो जाती है बिकॉज ये अपोजिट बोल रही है, ये लूजली बाउंड बोल रही है। नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन्स वर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो नेगेटिव साइन का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में है और एनर्जी इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कब कंसिडर किया जाता है, जब आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया जाता है, वहां पर एनर्जी जीरो मानी जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या थी, करेक्ट। तो बेस्ड ऑन द एनालिसिस जो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिली वो मिला ऑप्शन सी। वो किस वजह से वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहां लिखा हुआ है मोर लूजली बाउंड, ऑप्शन सी करेक्ट। थर्ड वाले में क्वेश्चन दे रखा है आपको, दो लेवल्स की सेपरेशन दे रखा, मतलब आपको E=H का फॉर्मूला लगाना है। E= क्या दे रखा, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा ई बोल लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपको पता है, इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा। न्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू क्या हो जाएगा, E/H। ई क्या है, दो लेवल्स के बीच, जो दो लेवल्स हैं, 2 एनर्जी लेवल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स, उनके सेपरेशन जो है वो है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब डेल्टा ई आप इसे बोल सकते हैं। तो न्यू यहां से आ जाता है 5.56 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर नियरली क्या आ जाएगा, 5.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ हमने देखा। फोर्थ सिंपल क्वेश्चन था, मैंने फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड का कॉन्सेप्ट बता के आपको बता दिया कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमने फिफ्थ देखा, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के अगर 2 न्यूट्रॉन है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 दे रखे हैं तो एटॉमिक नंबर इज सेम फॉर आइसोटोप्स, तो मास नंबर क्या रहेगा, 3। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हैं तो किस में 2 का डिफरेंस आ रहा है, 1 3 1 1 3 1 एंड 2 1, 3 1 में आ रहा है। बट 3 क्या है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो नहीं होता। ठीक है, तो आंसर कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसके मल्टीपल मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 6 में हमने देखा, आपको क्या दे रखा है, फॉर्मूला है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बाय z। Rn होता है n² A0 बाय z। N1 है ग्राउंड स्टेट, रेडियस है A0 दे रखी है, एटॉमिक नंबर Li का 3 दे रखा है, रेडियस ऑफ Li2 पॉजिटिव, z की वैल्यू रखेंगे और सेम ऑर्बिट के लिए बतानी है, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 0.17 एंगस्ट्रॉम। तो जो आंसर आ गया ऑप्शन ए। 7 में भी हमने क्या देखा, सेम इलेक्ट्रॉन्स वाला कॉन्सेप्ट लगाया, 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों में तो स्पेक्ट्रम सिमिलर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अनपेड इलेक्ट्रॉन बना देते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेड है जो कि, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 1। नेक्स्ट हमने वही यहाँ पर सारी वैल्यूज दे रखी हैं। ई जो होता है E∞ माइनस E1 होता है, 2.18 इंटू 10⁻18 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है। E∞ हम 0 लेके चलते, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से E1 आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा ई का, E2 माइनस E1, E2 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा E4 माइनस E1, तो माइनस E1 वहां से कॉमन लेने के बाद बचेगा 1/n1² माइनस 1/n2² अंदर। E1 की वैल्यू दे रखी है -2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम, तो माइनस E1 की हो जाएगी 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। सारी वैल्यूज को रखेंगे, N1 4 है और N1 1 है और N2 4 है। डेल्टा ई H न्यू है, H की वैल्यू पता है, न्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा 3.08 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड। ठीक है, इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व करने पर आता है 15/16, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मैच कर जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग यही है क्योंकि हाइड्रोजन के केस में एनर्जी n पर डिपेंड करती है सिर्फ,
एल पर डिपेंड नहीं करती। तो एनर्जी ऑफ 2s हो, 2p हो, 3s, 3p, 3d सबकी सेम रहेगी, ठीक है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स इज इक्वल, ठीक है। आई होप करेक्ट ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए क्यू है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पीवाईक्यूज। तो सभी पीवाईक्यूज वाली लिंक पर क्लिक कर लीजिए। अब हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज। प्रोटॉन मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, क्लियरली सभी रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में, H पॉजिटिव। प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव। तो ऐसा तो नहीं है सबसे ज्यादा चार्ज इसका होगा, नहीं। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऐसा भी नहीं है। हाइड्रेशन एनर्जी, जितना छोटा साइज और जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। वेरी गुड कुलजीत। चलिए ऑप्शन सी मार्क करते हुए आगे चलते हैं। द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें क्या देगा, हाइड्राइड आयन मतलब H नेगेटिव, हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O पॉजिटिव, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH नेगेटिव। बताइए क्या देता है, प्रोटॉन। ये कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, सीधा देखा आंसर मैच कर दिया। ऑप्शन सी। वेरी गुड अजीना, दलजीत, रूपाली, निशा, तमन्ना, गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, जिसको स्टार्क आइंस्टीन लॉ भी बोल देते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब दे रखी है, एनर्जी एब्जॉर्ब पूछी हुई है। तो H दे रखा है, C दे रखा है, Na दे रखा है, तो डेल्टा E बताना है, डेल्टा E बताना है। आग पर मोल, एक मोल के लिए बतानी है। तो डेल्टा E, या मैं कहूं E सिंपल क्या होता है, E क्या होता है, या डेल्टा E की फॉर्म में बताता हूं। E होता है, डेल्टा E होता है हमारा H न्यू, और न्यू क्या होता है, C बाय लेमडा। लेमडा तो उसने दे रखा है, H की वैल्यू आपको पता है, C की पता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट Na से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसने पर मोल के लिए पूछा हुआ है, आग पर मोल, ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे Na से भी मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, सभी कैलकुलेट कर लीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी, आप इस गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी टाइप की क्वेरी, मतलब जो आपका टेक्निकल इश्यू आपको फेस होता है ड्यूरिंग द अटेम्प्ट ऑफ दिस पीवाईक्यू एंड डीपीपी, या साथी की साइड से रिलेटेड। चलिए कोई आंसर ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, तो मैं इसका अटेम्प्ट नहीं करता हूं। आप सभी मार्क कर दीजिए कैलकुलेशन करके अपनी, फिर हम जब कैलकुलेट करेंगे तब आंसर बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको बताया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ऐसे बता सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी याद रख लीजिए। ये तो ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ, देखो। ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, रॉन्ग वाली बतानी है ना हमें। तुम द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल कम रहेगी 2p से, 2s की कम रहेगी 2p से, बट ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के केस में हमें सिर्फ n की वैल्यू के अकॉर्डिंग एनर्जी को डिसाइड करेंगे, L पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है, लैम्डा इक्वल टू h बाय mv होता है, m मास और v ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आंसर नहीं होगी। तो कौन सा आंसर, सभी ने आंसर बोला ऑप्शन सी, वेरी गुड। वैसे देखते हैं आंसर मार्क हो गया था, बट मैंने आपको चारों स्टेटमेंट समझाई हैं। इसको सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मास दे रखा 0.66 किलोग्राम, जिसको आप ग्राम में चेंज कर लेना। 100 मीटर पर सेकेंड आपको वेलोसिटी दे रखी है, तो आपको m दे दिया, डेल्टा v दे दिया कितना, 100 मीटर पर सेकेंड। आपको h पता है, आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, द एसोसिएटेड, डेल्टा v नहीं है, v दे रखा है सिंपल, v दे दिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा पूछा हुआ है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन mv। डी ब्रॉगली वेवलेंथ सभी जानते हैं, h mv सब कुछ गिवन है, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। 2010 में क्वेश्चन आया हुआ, कितना सिंपल क्वेश्चन है, सभी ने आंसर बताया, ऑप्शन डी। चलिए कोई नहीं, आपके अकॉर्डिंग डी मार्क करते आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजिशन इफ एसोसिएटेड विद अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू, ये दे दिया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी। द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी पूछा हुआ है, मास दिया हुआ है, तो आपको पता ही है अगर ये गिवन है तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी
ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। और कैलकुलेशन के टाइम पे, न्यूमेरिकल के टाइम पे हम इसको इक्वल टू के साइन में लेते हैं, तो इसको लिख देंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को लिख देंगे एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच की वैल्यू पता है सबको 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। उसने कहा मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन आपको बतानी है, डेल्टा एक्स बताना है, एम दे रखा है, डेल्टा वी गिवन है, डेल्टा वी जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, डेल्टा पी उसने दे रखा है, देखो 1 इंटू 10⁻⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये डेल्टा पी है। अगर डेल्टा पी दे रखा है तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है डेल्टा वी नहीं बताना, डेल्टा वी तो निकाल लेंगे डेल्टा पी की हेल्प से, बताना है इलेक्ट्रॉन पोजीशन, यही तो होती है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो आपको डेल्टा एक्स बताना है। तो सभी ने आंसर मार्क किया ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए मार्क करते हुए चलते हैं, आई होप सभी कैलकुलेट करके ही सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल एकदम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, मतलब डेल्टा एक्स इक्वल है डेल्टा पी के, तो डेल्टा वी क्या है, एक रिलेशन बनेगी, फॉर्मूला पता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। चलिए सॉल्व करने के लिए इसको इक्वल टू की फॉर्म में ले लेते हैं, और डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, क्योंकि हमें डेल्टा वी बताना है तो डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी रखेंगे, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी मतलब एम डेल्टा वी का स्क्वायर कर देता हूं इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एम डेल्टा वी अंडर रूट कर देता हूं एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। फिर क्या करूंगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू, हमें डेल्टा वी बताना है तो 1/m हो जाएगा, अंडर रूट एच बाय 4 पाई का क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच बाय पाई, 4 को बाहर ले आएंगे 2 हो जाएगा, तो किससे मैच कर रहा है 1/2m अंडर रूट एच बाय पाई, ऑप्शन ए से। वेरी गुड एवरीवन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करके आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, द पोजिशन ऑफ बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए हीलियम एटम इज नोन, इलेक्ट्रॉन और हीलियम एटम की पोजीशन पता है जो कि है विद इन 1 नैनोमीटर। फर्दर द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन, अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता है, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द हीलियम एटम आपको बताना है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, पोजीशन पता है, मोमेंटम पता है, और क्या बताना है आपको, मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम बताना है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई, इस रिलेशन का यूज करते हुए सॉल्व करिए क्वेश्चन को, क्या आंसर आएगा बताइए। भाई आपको क्या पता है, डेल्टा एक्स पता है इलेक्ट्रॉन का, और डेल्टा एक्स पता है हीलियम एटम का, दोनों की वैल्यू दे रखी है 1.0 नैनोमीटर। सेम मोमेंटम पता है डेल्टा पी 5.0 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किसका, इलेक्ट्रॉन का। क्या बताना है, डेल्टा पी बताइए हीलियम एटम का, हीलियम का। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करिए, एक दूसरे को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है डी, चलिए सॉल्व करते रहिए आप इस क्वेश्चन को, मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल हैविंग ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, जो आपको दे रखा 10⁻⁻17 मीटर, 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है, एच की वैल्यू भी दे दी 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और इसकी वैल्यू मीटर में। मोमेंटम बताना है, आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एच बाय एम वी, एम वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा, ठीक है। पी क्या होता है, मास इंटू मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हो गया पी, पी क्या हो गया एच अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू बताइए, दे रखी है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू 10⁻⁻17 मीटर, ये ऊपर चला जाएगा, क्या आंसर आएगा, एक ही तो आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। वेरी गुड एवरीवन, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या मैच करते हैं, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा सभी का। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, एच की वैल्यू दे दी, द स्पीड ऑफ लाइट उसकी वैल्यू दे दी 3 इंटू 10⁻⁷
17 नैनोमीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना नैनोमीटर पर सेकेंड। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, वेवलेंथ किसमें बतानी है, नैनोमीटर में, ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए फ्रीक्वेंसी दे रखा 6 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी दे दी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, कौन सी वैल्यू वेवलेंथ की क्लोजेस्ट रहेगी, तो फॉर्मूला वही अप्लाई करना, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। क्विकली रिप्लाई करिए क्या आंसर आ रहा है सभी का। h की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, राइट, स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है, तो कौन सी वैल्यू पुट कर दीजिए वैल्यू, आंसर ओके सभी बता रहे हैं ऑप्शन बी, तो क्लोजली आप कह रहे हो ऑप्शन बी 50। चलिए सेव करते हुए सबमिट करते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं जो करेक्ट आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, तो आप यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डेफिनेटली क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, जो प्रोटॉन से स्मॉल साइज है लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी रहेगी। जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है वो डिपेंड करता है किस पे, साइज ऑफ द कटायन पर, जितना छोटा साइज होगा कटायन का उतनी ज्यादा क्या रहेगी हाइड्रेशन एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का हमने करेक्ट आंसर मैच किया था कौन सा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड गिव राइज टू, जो मैंने आपको बताया था जब हाइड्रोजन का आयनाइजेशन करते हैं तो क्या बनता है, H पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन रेडिली लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस आयन, क्योंकि इसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है, और इस आयन को हम क्या कहते हैं कॉमनली, प्रोटॉन, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3, इसकी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, सारी वैल्यूज गिवन थी तो हमने कैलकुलेशन करी। E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा इंटू NA, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग H की वैल्यू, C की वैल्यू, NA की वैल्यू पुट करी, ये आ जाता है 1.19 इंटू 10⁻8 आर्ग्स पर मोल। ये जो वैल्यू हमने पुट करी है 6.626 इंटू 10⁻27, ये आर्ग्स में ध्यान रखना, क्योंकि 6.62 इंटू 10⁻34 होती है जूल सेकेंड, और एक जूल में होते हैं 10⁻7 आर्ग्स, तो यहां पर हमने ये वैल्यू पुट करके इसको आर्ग्स में कर लिया। ये और चीज ध्यान रखना, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का मतलब एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, किससे रिलेट करता है, केमिकल रिएक्शन जो इंड्यूस होती है किससे, लाइट से, जो क्या स्टेट करता है कि फॉर एवरी मोल ऑफ ए सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है कितने Na क्वांटा, Na एवोगैड्रो नंबर क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होते हैं, क्वांटा मैंने बताया था ना फोटोन को बोलते हैं। तो फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ को हम समटाइम्स क्या बोल देते हैं, स्टार्क आइंस्टीन लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एवरीवन, ऑप्शन बी। आई होप सभी का बी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीटिंग क्वेश्चन था, हमने इजीली अटेम्प्ट कर लिया था। हाइड्रोजन एनर्जी के लिए वैल्यू ऑफ n पर डिपेंड करती है एनर्जी, L पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन सी इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने देखा था, सीधा सा क्वेश्चन था, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mb का फॉर्मूला लगाना था डी ब्रोगली वेवलेंथ का, h गिवन, m गिवन और vv गिवन, वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि ये जूल सेकंड में है तो किलोग्राम में ही करके आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है। 1 इंटू 10⁻35 मीटर आया था, क्योंकि आप सभी ने सॉल्व किया था और सही सॉल्व किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आ जाता है। फिर हमने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 6th क्वेश्चन, उसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं वो हमने पुट करी। डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम डेल्टा पी, सब्सटीट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज डेल्टा एक्स एंड एम, तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू h बाय 4 पाई। आपको डेल्टा एक्स गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻18, मैं दिखा देता हूँ, डेल्टा एक्स गिवन है कितना, 1 इंटू 10⁻⁻18, the measurement of the electron position if associated with an uncertainty momentum which is equal to 1 into 10⁻⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको गिवन है डेल्टा पी, ये क्या गिवन है आपको, डेल्टा पी, तो हमने डेल्टा पी वाले में वैल्यू पुट करी है, ये डेल्टा पी गिवन है, हमने क्या किया, मैंने आपको बताया था डेल्टा पी गिवन है, तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, हमें तो डेल्टा वी निकालना है, तो सिंपल हमने क्या किया, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, डेल्टा पी गिवन है, एम पता होता है या गिवन भी है, और डेल्टा वी निकालना है। उसने कहा है जब हमने वैल्यूज पुट करी तो यहां से डेल्टा वी आ जाता है, क्या आ जाता है आपका, डेल्टा वी कितना आ जाता है, 1.1 इंटू 10⁻9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा, ये हमारा आ गया डेल्टा
V। अगर डेल्टा V आ जाता है तो उसने क्या पूछा है, द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। उसने कहा है द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इफ एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी मोमेंटम, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1.1 इंटू 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू दे रखी है और हमें क्या निकालना है, डेल्टा V। तो सिंपल हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और आंसर हमारा आ जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 7 क्वेश्चन ये मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था प्रॉपर इसी तरीके से और हमारा करेक्ट आंसर आ गया था ऑप्शन ए। 8 क्वेश्चन वैल्यू सारी दे रखी है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/4π। तो डेल्टा एक्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम सेम है तो मोमेंटम भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर डेल्टा एक्स सेम है तो मोमेंटम भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनसर्टेनिटी मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम किसके इक्वल हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का है। मतलब 5.0 इंटू 10⁻26 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मतलब आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया था। वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है 8th का ऑप्शन डी। 9th सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें सीधा फॉर्मूला पुट करना है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। हमने सॉल्व कर लिया था, आप सभी ने सॉल्व किया और पी की वैल्यू आ गई थी 6.625 इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। 10th क्वेश्चन आप देखेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू दे रखी है। तो क्लोजेस्ट बताना है। इसमें भी क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, न्यू इज इक्वल टू c/लैम्डा। अच्छा, मैंने आपको बताया था लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि पार्टिकल कौन सा है तो हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। हम कौन सा अप्लाई करेंगे, न्यू इज इक्वल टू c/लैम्डा। एक और रिलेशन है, ये भी याद रखनी है। तो लैम्डा हमें यहाँ से निकालना है, लैम्डा हो जाएगा c/न्यू। जब हमने c/न्यू करके लैम्डा कैलकुलेट किया तो वो आ जाता है 50। लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू, मतलब 3 इंटू 10⁻17 जो हमें नैनोमीटर पर सेकेंड वैल्यू दे रखी है, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻15 जो हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी। 6 इंटू 10⁻15 जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसकी वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आता है लैम्डा का, वो आता है 50 नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाता है ऑप्शन बी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमने किस तरीके से अटेम्प्ट किए, क्या अप्रोच लगाई है। कुछ लिमिटेड फॉर्मुलेज हैं जिनको बार बार यूज किया जाता है, जो बोहर मॉडल के अंदर फॉर्मुलेज हैं और E इक्वल टू एच न्यू और जो हमारी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स की रिलेशनशिप है उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक है एवरीवन, तो आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बस ध्यान ये रखना है कि डीपीपी और पीवाईक्यूज को मोस्टली स्टूडेंट्स, मैं सभी से ही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथ ही अटेम्प्ट करना है। बट किसी को कोई टेक्निकल इश्यू आता है, कोई चीज अटेम्प्ट नहीं हो पाती है तो बाद में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सभी क्लासेस में मैं यही बोलता हूं कि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करेगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। विद इन फ्यू मिनट्स 5 मिनट के अंदर आपकी क्लास स्टार्ट होगी फिजिक्स की, तो किसी को भी सेशन को लीव नहीं करना है। तो आज का हमारा नीट 30 डेज क्रैश कोर्स का डे 21 हो चुका है समाप्त और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में डे 22 एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 के साथ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।